हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट सिविल वर्ल्ड। तो ये हमारी नई सीरीज जो एसएससी जेई के लिए पर्टिकुलरली हमने स्टार्ट की है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के लिए डिस्कस किए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशंस। तो वी हैड स्टार्टेड विद द ईयर 2018, यानी कि करंट का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ऑर्डर में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जो कि अभी फिलहाल के लिए आरसीसी के लेक्चर सीरीज चल रही है, तो उनकी नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ साथ वेरियस अदर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू सीरीज भी पैरेलली सब अब चैनल पर जो है अपलोड होने वाली है। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा जो है, इसको सॉल्व करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन थिंग दैट जब भी आप आरसीसी को पढ़ें या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आप कोशिश करें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग IS 456 जो कि गवर्निंग कोड है आरसीसी में, उसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और उसके प्रोविजंस को अगर हो सके तो थोड़ा बहुत याद रखिए, क्योंकि जब भी यहाँ क्वेश्चंस करने होंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल आप इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी ऑब्जर्व करेंगे कोड का ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप इस प्रोविजन पर जरा एक बार ध्यान दीजिए। ये IS कोड का एक क्लॉज है 26.2.1.1, जिसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है बॉन्ड स्ट्रेस आपको बतानी है डिफॉर्म्ड बार्स की लिमिट स्टेट मेथड में। यहाँ कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो ये कहाँ से उठाया गया है, इस पर्टिकुलर क्लॉज से ये क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ दी गई है लिमिट स्टेट मेथड में प्लेन बार्स के लिए। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर दिया गया है डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट बॉन्ड स्ट्रेसेस यहाँ दी गई हैं, बट ये है प्लेन बार्स के लिए। पूछा गया है डिफॉर्म्ड बार्स के लिए, तो जो भी यहाँ पर वैल्यूज दी गई है इन सारी वैल्यूज को 60% इंक्रीज कर देना चाहिए। ऐसा इस टेबल के जस्ट इमीडिएटली नीचे ही कुछ फर्दर प्रोविजंस में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है एडिशनली, ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि ये टेंशन में है या कंप्रेशन में है। तो नॉर्मली हम लोग टेंशन में बार्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि सिंगल रेनफोर्स में हमेशा टेंशन में तो बार्स आएंगे ही आएंगे। अगर डबली रेनफोर्स बीम है तब वहाँ कंप्रेशन में जो है रेनफोर्समेंट आता है। तो अगर कंप्रेशन में बार्स होंगे तब एडिशनली आपको 25% इंक्रीज करना होगा यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेस को। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो हम सिर्फ डिफॉर्म्ड बार्स को टेंशन में देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको निकालना है इस पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एज पर IS 456। तो IS 456 के कॉरस्पॉन्डिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है। आप चाहते हैं तो मैं आपको इन कोड के प्रोविजंस कहाँ कहाँ मेंशन है वो भी मेंशन कर देती हूँ। So this is given on page number 16 of IS 456 in the clause of 6.2.3.1. You can check the IS code and get verified this value. Okay, so as per IS यहाँ पर ये है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। FCK is nothing but your characteristic compressive strength, जो कि यहाँ पर दी गई है, where this M denotes the mix and this 25 that is numerical value denotes your FCK, characteristic compressive strength, right? So you have to just put the formula, the value in the formulas and you will get the answer. So when you solve this, you get 25,000 Newton per mm square. So your answer will be D for this type question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जब आप मिक्स करने के लिए वाटर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो, लेकिन कुछ हद तक उन इम्प्योरिटीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है। जिस वैल्यू के बियॉन्ड उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। और किस किस वे में जो इम्प्योरिटीज मौजूद हो सकती हैं इस वाटर में, ये टेबल उसी को यहाँ पर शो कर रही है। सो दिस टेबल अगेन टेकन फ्रॉम IS 456 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 14, राइट। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज हो सकती है, उसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो सकती है, उसमें इनऑर्गेनिक हो सकती है, सल्फेट्स हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं या सस्पेंडेड मेटल्स हो सकते हैं। इनकी परमिसिबल लिमिट मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज या सॉलिड्स जो है कितना उनका परमिसिबल लिमिट है। सो योर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम, जिसमें
लॉन्गिट्यूडनल बार्स की डायमेंशन है 20 mm, इसकी पिच पूछी गई है लेटरल टाइज की, हम क्या रख सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस है। देखिए, लेट अस सपोज ये कॉलम है, आप फ्रंट व्यू इसका देख रहे हैं। सो मेन जो लेंथ के अलोंग रेनफोर्समेंट लगाई जाती है ये होती है इसकी लॉन्गिट्यूडनल बार्स और द मेन बार्स। बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंड अदर बहुत सारे डिफरेंट रीजंस और क्लॉजेस होते हैं जिसको प्रिवेंट करने के लिए लेटरल डायमेंशन में हम टाइज लगाते हैं, इनको कहते हैं लेटरल टाइज या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। और ये कितने डिस्टेंसेस पर लगने चाहिए, बेसिकली दिस इज नोन एज योर पिच। तो इसके प्रोविजंस आईएस कोड में मेंशन किए हैं कि मैक्सिमम जो स्पेसिंग है वो कितनी रहनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट is given in IS 456. So it is given on page number 49 of IS 456. Please check. तो ये कुछ 3 provisions है. Minimum of all these provisions you have to keep your pitch maximum value, stick to that, right? So least lateral dimension is nothing but आपका column का जो section है, sectional view आपको देखना है। तो यहाँ पर एक डायमेंशन 400 है, दूसरी डायमेंशन भी 400 है, यानी कि ये स्क्वायर कॉलम है। तो लेटरल डायमेंशन अगर ये अलग अलग होती तो इनमें से जो छोटी होती, लीस्ट होती, वो आपको लेनी होती, बट यहाँ आ जाएगा 400। तो ये फर्स्ट प्रोविजन के कॉरस्पॉन्डिंग तो आपके डायमेंशन हुई ये। सेकेंड है 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। पॉसिबल था कि जब आप यहाँ रेनफोर्समेंट लगा रहे थे मेन, तो ये डायमेंशंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स अलग अलग भी हो सकते थे। अगर सेम है तो ठीक है, अगर अलग अलग है तो जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है वो आपको यहाँ लेना है, बट यहाँ तो सेम है। सो इसके चलते ये वैल्यू आती है 320 मिलीमीटर, और लास्ट आपको डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ है। इनमें से मिनिमम आपको लेना है, तो मिनिमम इज 300। योर पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। दिस इज व्हाट IS 456 suggests to take your pitch. So your answer will be C in this case. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि रेनफोर्स फुटिंग जो कंक्रीट की है उसमें मिनिमम जो वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर है वो आपको कितना लेना चाहिए, जिससे कि ड्यूरेबिलिटी के जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जा सके। तो इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नो दी क्लॉज 26.4.2.2, तो इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि मिनिमम कवर ऑफ द फुटिंग शेल बी 50 मिलीमीटर। सो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको WSM मेथड यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को यूज करते हुए मॉड्यूलर रेशियो को कैलकुलेट करना है, जिसमें परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेंडिंग में यानी कि सिग्मा CBC आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो एक वो एंटिटी है जो कि आपके एरिया ऑफ स्टील और स्ट्रेसेस इन स्टील इनको कंक्रीट की फॉर्म में कन्वर्ट यानी एक होमोजेनियस सेक्शन में कन्वर्ट करने में यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है। As per IS 456, the value of modular ratio which is denoted by M is given by 280/3 sigma CBC। ठीक है, फॉर्मूला पता हो तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पर जस्ट इनपुट करेंगे और इनको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। On solving, this value comes out to be 10.98, so your answer will be B. Okay, here you have been asked the limiting depth of neutral axis, ठीक है, और कंक्रीट की जो बीम साइजेस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। 250 mm विड्थ है और 550 mm डेप्थ है। इफेक्टिव कवर यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ये इफेक्टिव डेप्थ ना होकर के ओवरऑल डेप्थ क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो ये तरीका होता है इफेक्टिव डेप्थ को निकालने का। ओवरऑल डेप्थ में से आप इफेक्टिव कवर को माइनस कर दीजिए। सो योर 500 mm विल बी द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, and you have to calculate the limiting depth. So your limiting depth basically directly depends upon the grade of steel, if you know. So for various grades, that is for 250 your XU limiting is given like 0.46 D, where D is your effective depth. For Fe 415 this value is given as 0.48 D. For Fe 500 this value is given 0.53 D, right? So you can calculate by putting the value of D here in this particular question. Just let me check once if this, okay. Please make a correction. This value interchange. Here you have 0.53 and here you have 0.46, right? So XU limiting for this 500 grade is 0.46 into D.
So you have to just put the value of D and you will be able to calculate. So when you solve this value, what you get 230 millimeters. So your answer for this question will be D, right? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं S1, S2, S3 जो कि अंडर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम के लिए कॉरस्पॉन्डिंग है। तो S1 में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 कहता है कि जब भी बीम्स अंडर रिइंफोर्स्ड और बैलेंस्ड बीम का सेक्शन उन्हें कंपेयर करोगे तो बैलेंस सेक्शन में बीम्स जो हैं डीपर होंगे। देखिए अंडर रिइंफोर्स्ड में सबसे कम डेप्थ होगी, जैसे जैसे वो ओवर रिइंफोर्स्ड की तरफ जाएगी, और बैलेंस्ड बीम जो है इसके इन बिटवीन होगा। यहाँ पर है ओवर रेनफोर्स्ड, ये है अंडर रेनफोर्स्ड और यहाँ है बैलेंस्ड, राइट? सो डेप्थ आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। सो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन में आपका स्टेटमेंट कहता है कि बीम का फेलियर जो है टेक्स प्लेस ड्यू टू, अंडर रेनफोर्स्ड के केस में फेलियर ऑफ द बीम स्टील, फेलियर ऑफ द स्टील। एंड थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि बीम्स अंडरगो लार्ज डिफ्लेक्शंस एट द फेलियर। सो फेलियर ऑफ स्टील, हम स्टील तो फेल होता है लेकिन किस तरीके से फेल होता है, अल्टीमेटली इट कोलैप्सेस और नॉट। सो दिस स्टेटमेंट में कंफ्यूज। तो यहाँ पर स्टील एग्जैक्टली फेल नहीं होता है, रादर वी व्हाट वी ऑब्जर्व देयर इज लार्ज डिफॉर्मेशंस इन द स्टील एंड ड्यू टू व्हिच वी गेट लार्ज डिफ्लेक्शंस इन द बीम्स व्हिच वी कंसीडर एज द फेलियर step or a failure mode, right? So this is also known as your serviceability criteria is not fulfilled in this particular case, right? So your correct option will be S1 and S3. S2 is not correct in this question. Okay, next question में पूछा गया कि जो M30 है ये क्या डेजिग्नेट कर रहा है या इसकी मीनिंग क्या है। तो M इज नथिंग बट, मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, मिक्स है। किस चीज़ का मिक्स है, आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक मिक्स तैयार करना है और उसकी जो स्ट्रेंथ है न्यूमेरिकली इसके बराबर होनी चाहिए। और वो चेक करने के लिए आप एक मोल्ड को टेस्ट करेंगे अंडर कंप्रेशन फोर्स, राइट, जिसका डायमेंशन 150 mm होना चाहिए, राइट? So your option will be C, in which mix of characteristic compressive strength of 150 mm size cube at 28 days. Minded 28 पर आप चेक करेंगे, it should be whatever m के साथ में numerical value दिया हुआ है 4, right? So correct option will be C. Okay, next question में पूछा गया है कि जब भी कोई concrete work सी वाटर में हो या एक्सपोज्ड हो डायरेक्टली सी कोस्ट के, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट IS 456 कितना रिकमेंड करता है प्लेन कंक्रीट के लिए और रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। सो डायरेक्टली क्लॉज नंबर 8.2.8 में ये चीज़ दी हुई है। सारी लाइंस आप देखेंगे वर्ड टू वर्ड मिलाई गई है, ठीक है। बस ग्रेड्स आपसे पूछे गए हैं, तो इफ इट इज प्लेन कंक्रीट ग्रेड मिनिमम शुड बी M20 और रेनफोर्स्ड के लिए M30, राइट? सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी D. फाइन। लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया एज पर 456 मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए रेनफोर्स कंक्रीट बीम की अगर वो 2 आवर्स के लिए फायर से एक्सपोज्ड है तो। सो हियर योर आंसर विल बी 200 mm। और याद रखिएगा गाइडलाइंस में भी जब भी आप बीम को डिजाइन करेंगे तो देयर आर सम गाइडलाइंस which suggest that how to take the various dimension, how to fix various dimensions of particular section, and based on that आपकी बीम की डायमेंशंस 200 से 300 के रेंज में ही गाइडेड की जाती है। सो यू कैन कीप वैल्यू इन बिटवीन, बट हाईली यूज्ड वैल्यूज ये होती हैं जो साइट पर यूज होती हैं। राउंड ऑफ फिगर्स में लेने का फायदा ये होता है कंस्ट्रक्शन ईजी हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज, इस लेक्चर को हम यहाँ यहीं पर ख़त्म करेंगे। 2018 के एक सेट में इतने ही क्वेश्चंस आरसीसी से आए थे। अब इसी तरीके के और सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को अलग प्लेलिस्ट में जो है अपलोड करेंगे, तो सारी के सारी प्लेलिस्ट आप देख पाएँ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे।